एवरीवन वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। जीके जीएस की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में जीके जीएस के टॉप 50 क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, इस क्लास में मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं, प्रीवियस क्वेश्चंस लिए हैं जो हर वर्ष बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पूरी क्लास ध्यान से देखना, जितने भी प्रश्न आपके सही हो कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर जरूर बताना। और भी क्लासेस अगर आपको देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में आपको क्लासेस भी मिल जाएंगी एंड जो अभी ऐप पे जो बैच चल रहा है उसकी डेमो क्लासेस भी आपको मिल जाएंगे। अगर आपको बैच परचेज करना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे ऐप की लिंक है, डाउनलोड करिए। रजिस्टर्ड करने के बाद आप लॉगिन करेंगे तो ये बैच आपको देखने को मिलेगा। मात्र 399 रुपए में आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी एंड 49 रुपए वाला हमारा नोट्स भी आपको इस बैच में फ्री मिल जाएगा। तो फटाफट डाउनलोड करिए क्योंकि समय आपके पास बहुत कम बचा हुआ है। कम समय में आप बेहतरीन तैयारी हमारे इस बैच से कर सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? कालीबंगन, रोपड़, पाटिलपुत्र या लोथल? आपको जीके जीएस में पढ़ाया गया था सिंधु घाटी सभ्यता। आप लोग बताइए, अगर आप बैच से जुड़े होंगे तो आप लोग बताइए इसका राइट आंसर आप लोगों का सही आना चाहिए। देखिए, लोथल तो है ही है, रोपड़ भी है सतलज नदी के किनारे, कालीबंगन भी है, ठीक है ना। तो पाटिलपुत्र आपका नहीं होगा, तो यहां पे सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं, उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य है? बताइए। गुड आफ्टरनून टू एवरीवन, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य है? बच्चे को एक औपचारिक नाम दिया जाता है, या बच्चे को सूर्य और चंद्र के औपचारिक दर्शन कराए जाते हैं, या बच्चे को पवित्र और जनेऊ धारण कराया जाता है, या बच्चे का विवाह किया जाता है? बताइए, उपनयन समारोह का तात्पर्य क्या होता है? तो उपनयन समारोह से तात्पर्य है बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है। तो ऑप्शन यहां पे आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे, नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरे प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी थ्री फोल्ड बास्केट कहा जाता है। इनमें से कौन सा त्रिपिटकों में से नहीं है? अधिगम पिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक या उपासका पिटक? बताइए। और आज शाम को बैच में बौद्ध धर्म भी आपको पढ़ाया जाएगा। आज जैन धर्म की क्लास हुई है, तो अगर आप बैच को परचेज किए हैं तो जाके देख लेना, नोट्स बना लेना आप लोग। तो अधिगम पिटक का भी संबंध है, सुत्त पिटक का संबंध है, विनय पिटक का भी संबंध है, उपासका पिटक का संबंध नहीं है, ठीक है ना। त्रिपिटकों में से इसका नहीं है उपासका पिटक का। ऑप्शन यहां पे आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर आप बिहार बीएड एंट्रेंस, झारखंड बीएड एंट्रेंस, यूपी बीएड एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि जो भी क्लासेस आए नोटिफिकेशन आए मिलता रहे। बाकी कुछ भी जानकारी चाहिए तो ये व्हाट्सएप नंबर है 7905632533 पे आप हाई बीएड करके मैसेज कर देना, आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था? बताइए। तोमर वंश का, खिलजी वंश का, सैयद वंश का या तुगलक वंश का? बताएंगे। 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो तोमर वंश का था। ऑप्शन यहां पे ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे यहां पे देख सकते हैं, इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की थी? फैजी, अबुल फजल, बदायूनी या इनमें से कोई नहीं? बताएंगे। इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की? सभी लोग 5 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत अच्छे भाई, सभी को गुड आफ्टरनून। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जहर बैच से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो डेमो क्लास जरूर देख लेना आप लोग। चलिए, इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की थी? बदायूनी ने। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट में उतरा था? बताइए। 1234, 1681, 1498 या 1394? बताइए, वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट में उतरा था? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। 6 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट में उतरा था? तो ये 1498 में कालीकट में उतरा था, ठीक है ना। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हैं। अगला प्रश्न यहां पे है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस शहर में पहली बार 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी? बॉम्बे, अहमदाबाद, पुणे, कलकत्ता? 7 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस शहर में पहली बार 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी? 7 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग।
तो बॉम्बे इसका पूर्व नाम था, प्रेजेंट टाइम में मुंबई। ऑप्शन यहां पे आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे। 8 का जवाब देने का प्रयास करेंगे यहां पे। डॉट डॉट भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले भारतीय नेता थे कौन? सुब्रमण्यम अय्यर, राजा राम मोहन राय, आनंद चार्लू, महात्मा गांधी। 8 का जवाब दीजिए। भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले भारतीय नेता थे कौन? सभी लोग 8 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत अच्छे भाई। 8 का करेक्ट आंसर क्या होगा? जवाब दीजिए सब लोग। भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले भारतीय नेता कौन थे? तो वो थे राजा राम मोहन राय। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा डियर। अगला प्रश्न यहां पे 9। महात्मा गांधी भाप से चलने वाले जहाज SS सफारी द्वारा दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग पहुंचे थे, या केप टाउन पहुंचे थे, या डरबन, या पोर्ट एलिजाबेथ पहुंचे थे? बताइए कहां पहुंचे थे दक्षिण अफ्रीका के? 9 का जवाब देने का प्रयास करेंगे भाई। और वीडियो की लाइक की संख्या बहुत ही कम है, हजारों की संख्या में क्लास देखी जाती है, आप लोग लाइक नहीं करते हो, फटाफट लाइक कर दो। तो यहां पे डरबन पहुंचे थे, ठीक है ना। ऑप्शन यहां पे आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया? नेहरू, गांधी, जेपी नारायण, MN रॉय। बताइए निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया? 10 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। सभी को गुड आफ्टरनून, सभी लोग आंसर देने का प्रयास करेंगे। हर प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दिया करें। बताइए निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया? तो MN रॉय। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। किसने प्रस्तावित किया था यह सुझाव? MN रॉय ने। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा डियर। अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं भाई, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? 11 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। सभी लोग जवाब दीजिए। 11 का करेक्ट आंसर क्या होगा? संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, ठीक है ना। ऑप्शन यहां पे आपका जो है बी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ये अस्थायी अध्यक्ष थे, एंड स्थायी के बारे में बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं, ये सबसे आपके वरिष्ठ सदस्य थे, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न यहां पे, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? 1950, 1951, 1952 या 1956? बताइए भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? तो 1956 में किया गया था। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। वो कौन सा राज्य है? कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए सब लोग। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं, सबसे पहले किस राज्य का किया गया था? कमेंट बॉक्स में छापेंगे सब लोग। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधिक समता यानी कानून के सामने समानता से संबंधित है? 14, 13, 17, 26? बताइए 13 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधिक समता यानी कानून के सामने समानता से संबंधित है? तो वो अनुच्छेद आपका है 14। ऑप्शन पहला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हैं भाई, नीलम संजीव रेड्डी भारत के 5वें राष्ट्रपति थे, या 6वें, या 7वें, या 8वें? बताइए नीलम संजीव रेड्डी भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे? बताइए। तो ये आपके 6वें राष्ट्रपति थे। ऑप्शन यहां पे आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा डियर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है? अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 66 या अनुच्छेद 74? बताइए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है? अगर हम अनुच्छेद 54 के बारे में बात करें तो यह राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है ना। अगर अनुच्छेद यहां पे बात करें 66 के बारे में तो ये आपके जो हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है ना। और अनुच्छेद 74 आपका जो है ये मंत्रिपरिषद से संबंधित है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं, लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई है? 21 वर्ष, 25 वर्ष, 18 वर्ष या 30 वर्ष?
बताइए सब लोग, लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई है? तो 25 वर्ष निर्धारित की गई है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है ना, चलिए बहुत अच्छे। भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल में अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं? बताइए, भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल में अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं? लोकसभा की कुल संख्या का 15%, लोकसभा की कुल संख्या का 10%, लोकसभा की कुल संख्या का 5%, लोकसभा की कुल संख्या का 20%। बताइए, भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल में अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं? 17 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल में अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं? तो लोकसभा की कुल संख्या का 15%। ऑप्शन यहां पे आपका पहला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहां पे 18 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। भारत में किसी राज्य के राज्यपाल का नियुक्ति प्राधिकारी निम्नलिखित में से कौन होता है? भारत के प्रधानमंत्री, संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल। बताइए, भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल में अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं? बहुत अच्छे भाई, सभी लोगों को आंसर आना चाहिए। 18 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारत में किसी राज्य के राज्यपाल का नियुक्ति प्राधिकारी निम्नलिखित में से कौन होता है? तो यहां पे भारत के राष्ट्रपति हो जाएंगे। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न यहां पे, भारतीय राज्यों में मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल को कौन प्रमाणित करता है? राज्य विधानसभा का अध्यक्ष, राज्य वित्त मंत्री, राज्य का राज्यपाल, उच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश। बताइए, भारतीय राज्यों में मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल को कौन प्रमाणित करता है? 19 का जवाब दीजिए सब लोग कि भारतीय राज्यों में मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल को कौन प्रमाणित करता है? राज्य विधानसभा का अध्यक्ष हो जाएगा। यहां पे पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे 20, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है लोकसभा में, राज्य विधानसभाओं में, पंचायती राज निकायों में या उपयुक्त सभी स्थानों पर? बताएंगे सब लोग, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है कहां? सभी को गुड आफ्टरनून। वीडियो को लाइक शेयर करते रहें सब लोग। बताएंगे, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है तो सभी स्थानों पर है। लोकसभा में भी है, राज्य विधानसभाओं में भी है, पंचायती राज निकायों में हमें उपयुक्त सभी स्थानों पर उपलब्ध है। ठीक है ना, चलिए 21 अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं। 21 जून को दोपहर को सूर्य की स्थिति एकदम सिर के ऊपर कहां पर होती है? भूमध्य रेखा पर, 23.5 डिग्री उत्तर या 23.5 दक्षिण या 66.5 डिग्री उत्तर? बताइए, 21 जून को दोपहर को सूर्य की स्थिति एकदम सिर के ऊपर कहां पर होती है? तो 23.5 डिग्री उत्तर पर होती है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न यहां पे देखिए भाई, ग्रीनलैंड कहां स्थित है? दक्षिण प्रशांत, हिंद महासागर, कैरेबियन सागर, उत्तरी अटलांटिक। बताइए, ग्रीनलैंड कहां स्थित है? बताएंगे, ग्रीनलैंड कहां स्थित है? ग्रीनलैंड कहां स्थित है? यह है उत्तरी अटलांटिक में। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न यहां पे देखिए भाई, समुद्री जल का औसतन खारापन होता है कितना? 2.5%, 3 या 3.5% या 4%? बताइए, समुद्री जल का औसतन खारापन कितना होता है? 23 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। समुद्री जल का औसतन खारापन होता है 3.5% होता है। ऑप्शन यहां पे सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 24 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। विश्व में सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है? थार, सहारा, गोबी, मोजावे। बताइए, विश्व में सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे भाई। विश्व में सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है? तो वो है आपका सहारा। ऑप्शन यहां पे आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए बहुत अच्छी। अगला प्रश्न है 25, इनमें से कौन सा यूरोपीय देश है? बताइए, बुल्गारिया, सूडान, बेनिन, घाना। इनमें से कौन सा यूरोपीय देश है? 25 का जवाब देंगे सभी लोग। इनमें से कौन सा यूरोपीय देश है?
बताएंगे सब लोग। तो इसमें यूरोपीय देश आपका बुल्गारिया है, ऑप्शन पहला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न 26, पेंटागोनिया कहां स्थित है? अर्जेंटीना, ग्रीस, मेडागास्कर, मंगोलिया। बताइए पेंटागोनिया कहां स्थित है? पेंटागोनिया कहां स्थित है? यह है अर्जेंटीना में, ऑप्शन पहला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहां पे, निम्नलिखित में से किस नदी का समागम अरब सागर में है? नर्मदा नदी, गोदावरी नदी, या कृष्णा नदी, या कावेरी नदी। बताएंगे सब लोग, निम्नलिखित में से किस नदी का समागम अरब सागर में है? 27 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से किस नदी का समागम जो है अरब सागर में है? तो वो नदी है नर्मदा नदी, ऑप्शन पहला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहां पे देखिए भाई, कि निम्नलिखित में से किस भारतीय वैज्ञानिक ने नॉर्मन बोरलॉग के साथ सहयोग किया, जिसकी परिणति जहां यहां पे भारत में हरित क्रांति के रूप में हुई थी? बताइए, सत्येंद्रनाथ बोस, मेघनाथ साहा, या अरविंद खुराना, एम एस स्वामीनाथन। 28 का जवाब दीजिए सब लोग। तो यहां पे एम एस स्वामीनाथन हो जाएंगे भाई, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं भाई, 29, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, योजना आयोग, वित्त मंत्रालय, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। बताएंगे भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था कौन सी है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। बताएंगे भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है कौन सी? तो वो है सीएसओ, यानी कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। कई बार एंट्रेंस एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछा गया है, रट लेना आप लोग। 30 का जवाब दीजिए यहां पे, भारत में निम्न में से क्या अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में है? आयकर, सेवा कर, निगम कर, या संपत्ति कर। बताएंगे भारत में निम्न में से क्या अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में है? इनडायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में कौन सा है यहां पे? बताइए। तो यहां पे सेवा कर हो जाएगा, सर्विस टैक्स। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है ना। आयकर होगा नहीं, इनकम टैक्स नहीं, प्रॉपर्टी टैक्स होगा यही नहीं, कारपोरेशन टैक्स होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हैं भाई, 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय जनसंख्या नहीं है? हरियाणा, गोवा, गुजरात, बिहार में। कहां नहीं है बताइए? 31 का करेक्ट आंसर क्या होगा भाई? जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय जनसंख्या नहीं है? तो ये हरियाणा में नहीं है, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न यहां पे देखिए भाई, कि कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन किस मंत्रालय के अधीन है? आवास और शहरी मामले, मानव संसाधन विकास, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, गृह मंत्रालय। बताएंगे सब लोग। तो यहां पे आवास और शहरी मामले हो जाएंगे, ठीक है ना। ऑप्शन पहला आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देखिए भाई, कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयुक्त किया जाता है किसका? मृदा का, कॉपर ऑक्साइड, सिल्वर नाइट्राइड, या सिल्वर आयोडाइड। बताइए, 33 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयुक्त किया जाता है तो सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। इसी से कृत्रिम वर्षा कराई जाती है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा डियर। अगला प्रश्न यहां पे 34 का, मोनोजाइट किसका अयस्क है? बताइए, मोनोजाइट किसका अयस्क है? लौह का, थोरियम का, टाइटेनियम का, या जर्कोनियम का। 34 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। वीडियो की लाइक की संख्या बहुत ही कम है, और बैच से संबंधित कुछ भी जानकारी चाहिए तो 7905632533 पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। और हम बीएड भी बहुत ही न्यूनतम फीस में भी कराते हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही न्यूनतम फीस में हम सेमेस्टर, ईयरली दोनों जगह पे हम कराते हैं। तो आप बिहार से हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मोनोजाइट किसका अयस्क है? तो ये थोरियम का है ना, थोरियम का अयस्क है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए 35 का जवाब देंगे, क्लोरोफिल जलाया जाए तो कौन सा तत्व शेष बचेगा? Na, Mn, Fe, या मैग्नीशियम। बताइए क्या होगा? क्लोरोफिल जलाया जाएगा तो कौन सा तत्व शेष बचेगा यहां पे?
तो यहां पे मैग्नीशियम, ठीक है ना, बचेगा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए 36 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है? निकट दृष्टि दोष, किडनी में पथरी, ब्रेन ट्यूमर, वर्णदंता, कलर ब्लाइंडनेस। बताइए 36 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है? तो वो है कलर ब्लाइंडनेस, वर्णदंता। ऑप्शन यहां पे आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देखिए भाई, एक ही समय दोनों तरफ कौन सा प्राणी देख सकता है? गिरगिट है या छिपकली या सर्प या कछुआ? बताइए सब लोग, एक ही समय दोनों तरफ कौन सा प्राणी देख सकता है? तो वो है आपका गिरगिट, और ये अपना रंग भी बदल देता है ना। चलिए 38 का जवाब दीजिए। निम्नलिखित अंगों में से कौन सा अंग पित्त रस का स्राव करता है? हृदय, मस्तिष्क, गुर्दा, यकृत? बताएंगे निम्नलिखित अंगों में से कौन सा अंग पित्त रस का स्राव करता है? तो यहां पे यकृत हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न यहां पे देखिए भाई, लाल रक्त कणिकाएं शरीर के किस भाग में बनती हैं? यकृत, अस्थिमज्जा या वृक्क या हृदय? बताइए लाल रक्त कणिकाएं शरीर के किस भाग में बनती हैं? सभी लोग 39 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो अस्थिमज्जा हो जाएगा यहां पे। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न यहां पे आ गया है। उच्छादन पर किसी पदार्थ का वायु से नमी का अवशोषण करने के गुण को कहा जाता है क्या? प्राश्वेदन, शुष्कन, पराशरण या प्रस्फुटन? बताएंगे सब लोग। 40 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत अच्छे भाई, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे यहां पे। तो प्रश्वेदन हो जाएगा यहां पे, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न डियर आपकी स्क्रीन पे है यहां पे कि ALU का फुल फॉर्म क्या होता है? बताइए ALU का फुल फॉर्म क्या होता है? बताएंगे सब लोग। ALU का फुल फॉर्म क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिक होता है, ठीक है ना। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं भाई, कंप्यूटर के कीबोर्ड में कितनी वर्णमालाओं की होती हैं? बताइए 24, 25, 26 या 27? बताएंगे 42 का करेक्ट आंसर क्या होगा भाई? तो यहां पे 26 हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न यहां पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक नहीं है? पानी, मृदा, हवा, कवक? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक नहीं है? बहुत अच्छे भाई, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक नहीं है? तो यहां पे कवक नहीं है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न यहां पे देखिए, फ्लाई एस है क्या? CO2, कार्बनिक कणकीय पदार्थ, एस के लघु कण या NOx? बताइए फ्लाई एस है क्या? तो एस के लघु कण हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न यहां पे देखिए, भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा खोजी गई आकाश गंगाओं के सुपर क्लस्टर का नाम क्या है? दुर्गा, लक्ष्मी, पार्वती या सरस्वती? बताएंगे भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा खोजी गई आकाश गंगाओं के सुपर क्लस्टर का क्या नाम है? तो सरस्वती नाम है भाई। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न यहां पे देखिए भाई, मधुबनी कला कहां प्रसिद्ध है? तंजौर, मिथिला, हैदराबाद, भुवनेश्वर? कहां है बताइए मधुबनी कला कहां प्रसिद्ध है? तो यहां पे मिथिला हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं भाई, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को, 15 अगस्त को, 31 अक्टूबर को या 22 मार्च को? बताएंगे प्रतिवर्ष जो है अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 11 जुलाई को। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न यहां पे देखिए भाई, वैश्विक स्तर पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है? बताइए वैश्विक स्तर पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है कब?
2 जुलाई 2015, 21 जून 2015, 1 जुलाई 2015, 14 जुलाई 2015। बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? वैश्विक स्तर पर प्रथम अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। कब मनाया गया था बताइए? तो ये 21 जून 2015 को मनाया गया था। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, यहां पे ब्रिक्स देश का एक हिस्सा कौन सा है? यहां पे है, बताइए। तो बी से ब्राजील हो गया, आर से रसिया हो गया, आई से इंडिया, सी से चाइना, एस से साउथ अफ्रीका, है ना। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन से जिले की सीमा मध्य प्रदेश के साथ साझा नहीं करती है? बताइए कौन सा वो जिला है जो मध्य प्रदेश के साथ अपनी सीमा नहीं साझा करता है? तो अलीगढ़ नहीं करता है भाई, है ना। ऑप्शन यहां पे डी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए ये आपके जो है क्वेश्चन थे जीके जीएस के टॉप 50 क्वेश्चन, और बैच परचेज करना है तो इस पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर दो इस नंबर पे 7905632533 पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच। ये क्लास कैसी लगी फीडबैक जरूर देना। जितने भी प्रश्न आपके सही हुए हो कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।